लेक्चर 32 है जी आज हमारा। चलिए जी, कल हमने गालिबन टैक्स क्रेडिट्स पढ़ लिए थे तीनों। उसमें से अगर कोई सवाल आप लोगों का है तो प्लीज़ बताइए। कोई सवाल नहीं? चलिए जी, ज़बरदस्त, आगे चलते हैं। ये नीचे ना एक समरी का टेबल बना हुआ है, ठीक है। ये मैंने कल आपको बता दिया था कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी 2500 फीट स्क्वायर फीट की, अगर वो घर है और अगर फ्लैट है तो 2000 स्क्वायर फीट तक की रेंट पे दिया हुआ है, तो फिर उस पे जो आप प्रॉफिट ऑन डेट पे करेंगे वो टैक्स क्रेडिट वाला नहीं होगा, बल्कि वो डिडक्शन होगी, ठीक है। तो ये वही सारी बातें ना इस टेबल में लिखी हैं, एक नज़र देख लें, फिर हम आगे अगली बात शुरू करते हैं। जी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ आई हो? सब अच्छा है? हाँ सॉरी, कौन से वाला आप कह रहे हैं? थर्ड और फोर्थ है, ओके। थर्ड और फोर्थ में वो कहता है कि अगर घर जो है वो 2500 स्क्वायर फीट से नीचे है या फ्लैट 2000 स्क्वायर फीट से नीचे है और आपने रेंट आउट किया हुआ है। देखिए, ये जो ऊपर हमने टैक्स क्रेडिट पढ़ा था ना, इस टैक्स क्रेडिट में था क्या? सॉरी एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया, एक मिनट है। ओके, मैं ये कह रहा था कि ये जो आपने टैक्स क्रेडिट पढ़ा ना, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर लैंड एरिया 2500 स्क्वायर फीट तक हो घर का और फ्लैट का 2000 स्क्वायर फीट तक हो, तब आप ये टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। अच्छा, अब आपका घर 2500 स्क्वायर फीट से ऊपर है या फ्लैट 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर है, क्या ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा? बताएं। नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अप टू 2500 स्क्वायर फीट, अप टू 2000 स्क्वायर फीट, 2500 स्क्वायर फीट तक घर होगा या 2000 स्क्वायर फीट तक फ्लैट होगा तो ही ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा, वरना ये टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप इससे ऊपर चले गए तो टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। यहां तक एग्रीड है? ओके। अगर आपने कर्जा लिया, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया और ऐसा घर ले लिया जो 2500 से ऊपर है, टैक्स क्रेडिट तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने वो घर रेंट पे दिया हुआ है तो फिर आप प्रॉफिट ऑन डेट खर्चे के तौर पे तो माइनस कर सकते हैं ना। इसका मतलब है कि ये वाला सेक्शन तब लगता है अगर घर 2500 स्क्वायर फीट तक हो और फ्लैट 2000 स्क्वायर फीट तक हो, ऊपर वाले पे नहीं लगेगा। यहां तक एग्रीड है? ओके। अब आइए नीचे, वो कहता है कि अगर आपका घर 2500 स्क्वायर फीट से ऊपर है या फ्लैट 2000 से ऊपर है तो टैक्स क्रेडिट तो नहीं मिलना। हाँ, और आपने रेंट आउट कर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने प्रॉफिट ऑन डेट को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस ही करना है। टैक्स क्रेडिट की तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उस पर तो लगता ही नहीं है। हाँ, अगर आपका घर और फ्लैट 2500 और 2000 से कम है और आपने रेंट आउट भी किया हुआ है, अब आप दोनों काम कर सकते हैं। आप इसको प्रॉपर्टी में से लेस भी कर सकते हैं और आप इस पे टैक्स क्रेडिट भी दे सकते हैं। तभी यहां पे लिखा हुआ है चॉइस ऑफ अवेलिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 15 है। चॉइस ऑफ अवेलिंग डिडक्शन, आपके पास ऑप्शन है, आप इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से खर्चे के तौर पे माइनस कर दें या आप इस पे टैक्स क्रेडिट ले लें। और अगर 2500 से कम है और 2000 से कम है, रेंट आउट नहीं किया हुआ, सिर्फ अपने इस्तेमाल में है, फिर तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा। फिर प्रॉपर्टी है ही नहीं तो खर्चा कौन सा। इसका मतलब है फड्डा सिर्फ यहां पर आगे पड़ेगा कि आपका घर और आपका फ्लैट 2500 या 2000 तक है और रेंट पे दिए हुए हैं, तब फैसला करना है कि करना क्या है। बाकी सिचुएशन में तो बात क्लियर है। ठीक हो गया? सब अच्छा है सर? ओके, स्कूल अच्छा जा रहा है, चले माशाल्लाह जबरदस्त। चलें फिर आगे अहमद भाई, आगे चलते हैं। मिसलेनियस प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्स क्रेडिट। सर मेरा आपसे ना एक बड़ा ही मासूमाना सवाल है, और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है, बल्कि इधर ही बना लेते हैं। लेट्स अज्यूम आपको अब सब पता है कि टैक्स क्रेडिट टैक्स लायबिलिटी के बाद माइनस करते हैं। लेट्स अज्यूम आपकी टैक्स लायबिलिटी थी 100 रुपया, टैक्स क्रेडिट्स आ गए 150 के। क्या हुकूमत आपको 50 रुपए वापस करेगी? क्या हुकूमत आपको 50 रुपए वापस करेगी? सर ये 65 कहता है
टैक्स क्रेडिट अलाउड फ्रॉम सेक्शन 61 टू 63 शैल नॉट बी रिफंडेड, ये वापस नहीं मिलने आपको, बस आया। किसी ने कहा कैरी फॉरवर्ड कर दें, याद है डिडक्टेबल अलाउंस में पढ़ा था, कैरी फॉरवर्ड कर दें, शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू अ सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर। किसी ने कहा पिछले साल में से एडजस्ट कर दें, शैल नॉट बी कैरिड बैक टू द प्रीसीडेंट टैक्स ईयर। कोई इजाजत नहीं है। अगर आपने ज्यादा डोनेशन दे दी है जिसकी वजह से आपका टैक्स क्रेडिट ज्यादा हो गया है तो अल्लाह ताला अजर देगा, दुनिया में कोई अजर नहीं है, दुनिया में बस सब्र शुक्र ही है। ठीक हो गया सर? कोई सवाल? क्या हुआ अहमद भाई, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कोई गम है जिसको छुपा रहे हैं? ओके, आगे चलते हैं। डिडक्टेबल अलाउंस फॉर तालीमी अखराजात, आधा हमने पढ़ लिया था, आपको याद है ना, 1 और 2 हमने पढ़ लिए थे। 15 लाख तक अगर आपकी टैक्सेबल इनकम होगी तो फिर ये सेक्शन लगेगा, और सिर्फ इंडिविजुअल पे लगता है। एओपी और कंपनी के कोई बच्चे नहीं होते भाई, तो उन पे ये डिडक्टेबल अलाउंस नहीं लगता, ये सिर्फ इंडिविजुअल पे लगता है। लिमिट्स एक दफा देख लें, लिमिट्स एक दफा देख लें, ये आपको बता दी थी। ठीक है जी, इसकी तो पूरी हमने कंप्यूटेशन भी कर ली थी कि अलाउंस को किस तरह से कैलकुलेट करना है। आइए तीसरे पे चलते हैं। पुरानी बात, एन अलाउंस विच इज नॉट एबल टू बी डिडक्टेड शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू अ सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर। ऐसा अलाउंस जो कि आप माइनस नहीं कर सके वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। ठीक है, तो जिस अलाउंस को आप डिडक्ट नहीं कर पाए वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो पाएगा, ये बात तो हमें पता ही है। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये है मुन्ना जिसकी जाती है स्कूल की फीस, ये है मुन्ने के अब्बा, और ये है मुन्ने की अम्मा। ये मुन्ने की अम्मा है। मुन्ने के अब्बा की टैक्सेबल इनकम है जी 1.2 मिलियन और मुन्ने की अम्मा की टैक्सेबल इनकम है 1.4 मिलियन। ठीक हो गया? अच्छा, फीस दोनों देते हैं, फीस कभी अम्मा दे देती हैं कभी अब्बा दे देते हैं। सवाल यह है कि डिडक्टेबल अलाउंस कौन क्लेम करेगा, अब्बा के अम्मा? जज़ाकल्लाह सर। हाँ जी, कौन क्लेम करेगा, अब्बा के अम्मा? दोनों ही मिल बांट के फीस दे रहे होते हैं, दोनों की टैक्सेबल इनकम 15 से कम है। हाँ जी जी, ऐसे मौके पे ना, ऐसे मौके पे आपको याद आ रहा है मुन्ना चैप्टर 4 वाला कि जिसकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है उसके साथ क्लब कर दें। सर यहां पे बताऊं क्या सीन है, यहां पे ना कमिश्नर खुद आया है आगे और कहता है जी मैं आपको बताता हूं कि कौन माइनस करेगा। वो कह रहा है कि भाई जिस घर में जिसका जोर चलता है ना वही माइनस कर ले। अब मेरे ख्याल में 99.99% केस में अम्मा का ही चलता है जोर घर में, तो अम्मा ही माइनस कर रही होंगी। अब्बा तो बेचारे देख लो ना, तस्वीर में ही आपको लग रहे हैं कैसे हैं। तो बहरहाल अंदाजा आपको हो ही गया। तो इसका मतलब है अलाउंस शैल बी अलाउड टू ईदर ऑफ द पेरेंट्स, कोई भी माइनस कर ले। ठीक है जी, कोई भी माइनस कर ले। हाँ, शर्त क्या है? ऑन फर्निशिंग एंटीएन और नेम ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एंटीएन नंबर दे दें या तालीमी इदारे का आप क्या कर दें जी, नाम बता दें। ये दो काम अगर आप कर लेंगे ना तो मेरे ख्याल में काम चल जाएगा। तो नाम ऑफ द इंस्टीट्यूशन दे दें या एंटीएन दे दें जिस इंस्टीट्यूशन को आपने फीस दी हुई है, काम चल जाएगा। तो अगर क्रिसेंट कॉलेज को दी हुई है फीस, इसका या तो नाम बता दें या एंटीएन बता दें, कोई भी माइनस कर ले। और कोई भी से मुराद यह है कि जाहिर बात है जिसका जोर चलता है वही माइनस करेगा ना। ठीक हो गया जनाबे आलिए मकाम। और सही है जालिमो, वो कोई हाना तो किया कर, क्या परेशान कर। मेरा भाई बोला फिर सवाल पूछें कि अगर बच्चा
जिस बच्चे का एजुकेशनल एक्सपेंस नहीं जा रहा, सर इस बारे में कानून खामोश है, क्योंकि अगर आप ये वाला पढ़ेंगे ना सी पॉइंट, तो इसमें लिखा हुआ है विद नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इंडिविजुअल। अब इसमें ये नहीं लिखा कि स्कूल जाते बच्चे या कोई भी बच्चे, तो मेरे ख्याल में कोई भी बच्चे, ठीक है, चाहे वो स्कूल जाते हैं चाहे वो नहीं जाते हैं। पेपर में नहीं पूछेगा वो आपसे, क्योंकि ये ग्रे एरिया है, ये लॉ खामोश है इस बारे में। लेकिन मेरा जाती ख्याल इस पे ये होगा कि आपने टोटल नंबर ऑफ बच्चों पे लगा देना। अगर आपके 5 बच्चे हैं और 2 स्कूल जाते हैं, 3 नहीं जाते, तो 5 में लगा दें। बेशक वो नर्सरी के जी घर में पढ़ते हैं, ठीक है, दादा का स्कूल है, कोई बात नहीं, आप फिर भी लगाए। अच्छी बात है, हमारे दादा ने वो जमीन बेची थी 5,000 रुपए की, जो आज अरबों रुपए की है। आपके दादाजी ने स्कूल बना लिया, ये भी अच्छी बात है। कुछ के दादाजी इंग्लैंड की ट्रेन में बैठ गए थे 1947 में, ठीक है। तो हर एक के दादाजी ने कुछ किया जो कि आज तक हम सब लोग भुगत रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, जिसका जो नसीब था अल्लाह ने उसको वो दे दिया, और अच्छा ही दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगली बात इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर एक मिसाल बनाते हैं बोर्ड पे, ये देखें, लेट्स अज्यूम एक बंदे की मंथली सैलरी है 1 लाख रुपया, मंथली है यानी पर मंथ है, ओके। साल की बन गई 12 लाख, ओके। सर जैसे कंपनीज को कहा गया है ना कि डिविडेंड पे करते हुए आप लोगों ने टैक्स काटना है, वैसे ही एम्प्लॉयर्स को भी कहा गया है कि सैलरी पे करते हुए टैक्स काटना है। ठीक होगी बात, ये कहा गया है। मैं आसानी के लिए मिसाल ले रहा हूं कि इनका पर मंथ टैक्स बनता है 10,000, यानी इनको सैलरी मिलनी चाहिए 90,000, और साल की अगर बात करें तो साल की 1,20,000 हो गया, साल का टैक्स बनता है 1,20,000। अब सर ये बंदा जिसको तनख्वाह मिल रही है, वो जब अपनी इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन बनाएगा, वो लिखेगा इनकम फ्रॉम सैलरी पूरे साल की 12 लाख, और कोई इनकम तो है नहीं इस बेचारे की, तो ये लिखेगा टोटल इनकम 12 लाख। इसका कोई भी डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है, इसको ये जीरो कर देगा और टैक्सेबल इनकम को ये बना देगा 12 लाख। ठीक हो गया, ओके। उसके बाद ये बंदा अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालेगा, और मैं अगेन आसानी के लिए आपको बता चुका हूं, एज्यूम कर लें साल की 1,20 ही बनती है, तो टैक्स लायबिलिटी 1,20 बन गई होगी, और इसके एम्प्लॉयर ने सैलरी पे करते हुए ये टैक्स काट लिया होगा, और आपको न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में याद है नीचे लिखा हुआ था लेस टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड, याद है, तो हम उसको करेंगे यस, ऑलरेडी डिडक्टेड 1,20,000, और टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट जीरो हो जाएगा। बड़ी प्यारी कैलकुलेशन बन गई, जितना टैक्स सैलरी पे बनता था एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी काटा हुआ है, आप माइनस कर दें, और जो आपने हुकूमत को पे करना है वो जीरो है। यहां तक तो बात बड़ी जबरदस्त समझ आती है। लेकिन सर वक्त बदलेगा, जज्बात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, जिंदगी बदलेगी। परसों फाइनल है, बाबर आजम फाइनल में मौजूद है, वही टीम को फाइनल में लेकर गया है, तुम मानो या ना मानो, लड़ाई करनी है तो बाहर आके कर लो, ओके। सब अच्छा है, ओके। क्यों सर? हाँ हाँ, बड़ा आगे चले। 2 मिनट के लिए जूम करें कि भाई साहब ने बच्चों को तालीमी खर्चात बच्चों के पे किए हुए, ठीक होगी बात। मैं मिसाल ले लेता हूं कि वो हैं 50,000, इन्होंने डिडक्टेबल अलाउंस एजुकेशन वाला कैलकुलेट किया, बनता है 50,000। अब अगर इनका 50,000 डिडक्टेबल अलाउंस बनता है, तो शायद यहां पे अब कुछ अमाउंट लिखनी पड़ेगी, क्या ख्याल है? और फिर ये 12 लाख तो नहीं रहेगा, ये तो 11,50,000 बन जाएगा, और ये 1,20 तो नहीं रहेगा, मिसाल के तौर पे ये 1,10 बन जाएगा। लेकिन टैक्स कटा होगा 1,20,000, और 10,000 यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। याद रखिएगा यहां पर नेगेटिव हो सकता है, जो है आखिरी लाइन है ना, यहां पर नेगेटिव हो सकता है। अब इस सिनेरियो समझ आ गया कि अगर डिडक्टेबल अलाउंस ना हो फिर तो जिंदगी सुकून में चल रही है, लेकिन जैसे ही डिडक्टेबल अलाउंस आया, इनका जो टैक्स है जो कटा हुआ है वो ज्यादा हो गया। अब यहां पे क्या मसला है? सर जी यहां पर हुआ क्या
इस एम्प्लॉय ने गवर्नमेंट को जाकर कहा, और सॉरी अपने एम्प्लॉयर को जाकर कहा कि सर जी देखे, मेरा जो साल का टैक्स है ना वो बनता है 1,10,000। कैसे भाई, 12 लाख पे तो 1,20 बनता है। सर आप दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन ना मेरा एक डिडक्टेबल अलाउंस भी है, मैं बच्चों की स्कूल फी पे करता हूं, उस पर मेरा डिडक्टेबल अलाउंस ना 50,000 बनता है, तो मेरी टैक्सेबल 12 नहीं बनती, 11,50 बनती है, तो टैक्स उस पर ना 1,10 बनता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा टैक्स जो है ना 1,10,000 के हिसाब से काटा करें, यानी 1,10,000 को 12 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आता है जरा बता सकते हैं? कोई 9,000 बनता है कि 9,000 कुछ रुपए बनता है, 12 9 सवा 9,000 बनता है। ठीक है, कितना बनता है अगर 1,10,000 पूरे साल का टैक्स हो, तो पर मंथ कितना बनेगा? $916, 9,160-70 ठीक है। तो ये कह रहा है सर मंथली 10,000 ना काटा करें, 9,160-70 महीने के काट लिया करें। अब बात तो दुरुस्त है, क्योंकि अगर वो हर महीने 10,000 की बजाय 9,100 कुछ काटेगा, तो सर उसका जो पूरे साल टैक्स कटा होगा वो 1,20 नहीं होगा, वो 1,10 ही होगा, और यहां पर बात जीरो बन जाएगी। इस बात से गवर्नमेंट ने मना किया। गवर्नमेंट कहती है एम्प्लॉयर को कि भाई मान ली बात कि वो डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेगा, मान ली बात कि उसका टैक्स कम बन रहा होगा, मान ली बात कि उसका रिफंडेबल आ रहा होगा, लेकिन तुमने उसकी बातों में नहीं आना, तुमने वही करना है जो तुम कर रहे हो। अगर उसका कोई एक्स्ट्रा टैक्स बनता है ना, वो आगे मेरे से खुद ले ले, एम्प्लॉयर तुमने बीच में नहीं आना। बात समझ आ गई? तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना कि द अलाउंस शैल नॉट बी कंसिडर्ड, अलाउंस से मुराद है ये एजुकेशनल वाला डिडक्टेबल अलाउंस, कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स डिडक्शन अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉयर जब सैलरी के हेड में एम्प्लॉय की टैक्स डिडक्शन कैलकुलेट कर रहा होगा ना, तो उसने डिडक्टेबल अलाउंस को कंसिडर ही नहीं करना, उसने कहना कि ये है ही नहीं, मैं तो पूरी सैलरी पे तुम्हारा टैक्स काटूंगा। तो ये बात असल में ना एम्प्लॉयर के लिए लिखी गई है कि एम्प्लॉयर तुमने ये काम नहीं करना। वो सही है ब्रोज, ओ ब्रोज। जी सर सब अच्छा है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने डिडक्टेबल अलाउंस को कंसिडर नहीं करना while doing tax calculations under the head salary। जी ऑल गुड, सब अच्छा है। उसके बाद आ गया जी टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन 65F। अच्छा अब ये जो है ना ये नॉर्मली थ्योरेटिकली चल रहे होते हैं, ये अब जो सारा काम है ना ये ऑलमोस्ट थ्योरेटिकली है। आइए इसको देख लेते हैं। फॉलोइंग टैक्स पेयर्स शेल बी अलाउड 100% टैक्स क्रेडिट। सर 100% टैक्स क्रेडिट से क्या मुराद है?
इनकम माफ है कि टैक्स में छूट है? क्या मतलब है? दोनों बातों में फर्क है सर। टैक्स क्रेडिट का मतलब ये नहीं होता कि इनकम माफ है, नो। टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि टैक्स में छूट मिल सकती है अगर शराइत पूरी करेंगे तो। इसको कभी भी ये नहीं कहना कि सर देखें हमारी तो इनकम ही एग्जेम्प्ट है, हमारी तो इनकम ही मुआफ है, ये गलत जुमला है। उसके लिए वर्ड होता है एग्जेम्प्ट। टैक्स क्रेडिट होता है अगर आपको टैक्स में कोई ना कोई छूट मिल रही हो। सो फॉलोइंग टैक्स पेयर्स शैल बी अलाउड 100% टैक्स क्रेडिट, सारा टैक्स माफ है। अच्छा, मिनिमम टैक्स अभी आपको नहीं पता, ये मैं आपको चैप्टर 8 के एंड पे इंशाल्लाह बता दूंगा कि मिनिमम टैक्स होता क्या है। फाइनल टैक्स का आपको पता है, यानी अगर ये लोग डिविडेंड भी कमाएंगे ना और उसके ऊपर 15% टैक्स बनता होगा तो इन लोगों ने वो माफ हो जाएगा टैक्स, अगर ये कुछ नीचे दी गई शराइत पूरी करेंगे। सो नीचे दिए गए टैक्स पेयर्स को 100% टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा मिनिमम टैक्स और फाइनल टैक्स के साथ, अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस और लिमिटेशंस। कुछ शराइत पूरी करेंगे, कुछ कंडीशंस पूरी करेंगे तो फिर पर्सन्स एंगेज इन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन सिंध। सिंध के लोगों की बात हो रही है, आप पंजाब के लोग हैं, आप पे ये बात अप्लाई नहीं होती। तो सिंध के लोग जो कि कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स, कोयले की कान में कोई काम शाम करते हैं, टू दी एक्सटेंट द इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम सप्लाइंग कोल टू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट। सर इनकी कोयले की कान है और ये कोयला डिफरेंट लोगों को सप्लाई करते हैं। लेट्स अज्यूम आप सिंध में मौजूद हैं और आपने वहां पे कोयले की कान एक हायर कर ली, रेंट पे ले ली, क्योंकि ये रेंट पे ही होती हैं, ये ठेके पे होती हैं, ये कोई खरीदी तो जाती नहीं है मेरे ख्याल में। अब आप उससे कोयला निकाल के ना किसको दे रहे हैं? पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स। पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं ऐसे बिजली घर जहां पे बिजली बनती है, आपने कोयला उनको बेचना शुरू कर दिया। सर जब तक आप कोयला उन लोगों को बेचते रहेंगे तब तक आपकी इनकम जो है ना वो क्या रहेगी? उस पर टैक्स क्रेडिट आपको मिलता रहेगा। ठीक होगी बात? ओके। अगर आपने किसी और को, बारबेक्यू वाले को कोयला बेचना शुरू कर दिया, वहां पे एक बारबेक्यू वाला आया, आपने उसे कोयला बेचना शुरू कर दिया, सर वो वाली इनकम फिर उस पर टैक्स पूरा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आपको यहां पे जो टैक्स की माफी है ना वो टू दी एक्सटेंट, किस हद तक है? जिस हद तक कोयला आपने पावर जनरेशन प्रोजेक्ट को दिया हुआ। अगर आपने कोयला पावर जनरेशन प्रोजेक्ट के अलावा किसी और को दिया हुआ ना तो फिर आपको टैक्स में माफी नहीं है। तो सर दो तीन बातें हैं, आप कोल माइनिंग प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप सिंध में कर रहे हो, और कोयला आप पावर जनरेशन प्रोजेक्ट को सप्लाई कर रहे हो, बस ये तीन बातें पूरी कर ले, आपकी जो इनकम पे टैक्स होगा 100% माफ है। ये सिर्फ सिंध वालों के लिए है। चलो नहीं नहीं सर, उसकी खैर है, प्रोजेक्ट सिंध में होना चाहिए। आप जहां मर्जी, तो इसलिए कहेंगे चलो चलो सिंध चलो, सीए करके सिंध में कोयला बेचते हैं पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स को। ठीक है जी, चले फिर आगे। ओके आगे चलते हैं। टैक्स क्रेडिट शेल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दिस इनकम ओनली एंड वुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू एनी अदर इनकम ऑफ द पर्सन। सर आपकी जो टैक्स क्रेडिट है वो बस इसी इनकम तक महदूद रहेगा। और ये बात मैंने आपको बता दी, अगर ये बंदा कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहा है, ये बंदा कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है किसी और तरीके से, ये कोई लोगों से डिविडेंड ले रहा है, तो सर उस पर पूरा पूरा टैक्स देना पड़ेगा, उस पर कोई टैक्स में माफी नहीं है। ठीक होगी बात? तो किसी और इनकम पे ये वाला टैक्स क्रेडिट एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक होगी बात? और अगली बात तो बड़ी ही आसान है, और किसको 100% टैक्स क्रेडिट है? अ स्टार्टअप। सर स्टार्टअप होता है बिल्कुल नया नया जो बिजनेस शुरू हुआ हो। इसकी ना प्रॉपर डेफिनेशन ना कानून में दी गई है, वो उसने बताया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 62A, लेकिन ये सेक्शन आपके कोर्स में नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज 62A आपके कोर्स में नहीं है। तो बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टअप वो होता है जो कि अभी नया नया सेटअप शुरू हुआ हो। ठीक है, उसकी कुछ कंडीशन है वो छोड़ दें, वो जरूरत नहीं आपको जानने की, लेकिन एक नया नया आपने एक बिजनेस या कंपनी शुरू की है उसको स्टार्टअप कहते हैं। अच्छा, अब स्टार्टअप कर क्या रहा हो, नया नया आपने शुरू किया हो, विच इज सर्टिफाइड बाय पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। देखने से लग रहा है शायद ये आईटी का कोई बात हो रही है, शायद ये जो कंपनी स्टार्टअप है ना ये आईटी से रिलेटेड होगी, और आपने एक ना पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से इसकी सर्टिफिकेशन भी लेनी है। ओके, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से आपने इसकी सर्टिफिकेशन भी लेनी है। क्रेडिट विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ स्टार्टअप एंड फॉर द फॉलोइंग 2 years। तो
स्टार्टअप जिस साल आपने ये बनाई होगी उस साल और आने वाले 2 साल के अंदर, यानी जिस साल बनी 2026 की बात कर लें, 26, 27, 28, 3 साल में आपको 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो सर यहां पे मेरे ख्याल में 2 बातें हैं, स्टार्टअप हो और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड हो। तो मुझे लग रहा है स्टार्टअप कोई आईटी कंपनी ही होगी, ठीक है। तो जिस साल ये रजिस्टर हुई उस साल और आने वाले 2 साल में आपको मुकम्मल टैक्स मुआफी दे दी जाएगी। आपको टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगा। नहीं सर, इस्तिस्ना एग्जेम्पशन को कहते हैं, तो ये एग्जेम्पशन नहीं है, ये माफी है। टैक्स कैलकुलेट करके माफ करेंगे। देखिए एग्जेम्पशन होता है टैक्स कैलकुलेट ही नहीं करना, टैक्स क्रेडिट होता है टैक्स कैलकुलेट करके सारा माइनस करेंगे। तो दोनों बातों में फर्क है। और सही है जालिमो, सारा टैक्स माइनस होगा, सारा टैक्स माफ हो जाएगा। आप प्रॉपर तरीके से टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर नीचे माइनस करेंगे। ये होता है टैक्स क्रेडिट माफ होना। किसको करते थे? हाँ उसमें तो ऐसे, ये तो 100% है ना, ये देखें लिखा हुआ है, ये देखें अलाउड 100% टैक्स क्रेडिट, सारे ही माफ है। क्या बात है, चलो चलो सिंध चलो। ठीक है अहमद भाई, सब अच्छा है जनाब। अगर एक बंदा एग्रीकल्चरल इनकम कमा रहा है, डोनेशन दे रहा है, जी सर उसको कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसकी इनकम ही माफ है। सर जब टैक्स है ही नहीं तो टैक्स पे डिस्काउंट किस बात का? एक बंदे की इनकम ही एग्जेम्प्ट है, उसकी टैक्सेबल इनकम है ही नहीं, उसकी टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं। चलें आपके कहने पे मैं ए ओवर बी इंटू सी लगा देता हूं। ए क्या है? टैक्स लायबिलिटी, बी है टैक्सेबल इनकम, 0 ओवर 0, तो आंसर ही नहीं निकलेगा। ठीक होगी बात? तो अगर किसी शख्स की इनकम एग्जेम्प्ट है और वो डोनेशन दे रहा है तो ऊपर अजर है उसके लिए, इधर कोई अजर नहीं है उसके लिए। इधर उसको अजर मिल चुका है एग्रीकल्चरल। चलो चलो फसलें उगाओ, मैं तो कहता हूँ फसलें उगाते, किधर आ गए यार हम। एक गांव में ज़मीन है छोटी सी, उसके ऊपर फसलें उगाएं, अपनी सब्जियां खुद उगाएं, खाएं पिएं मौज करें। किधर किधर फंस गए दुनिया में आके इधर। ये सीए करके भी ना टेंशनें ख़त्म नहीं होनी। अब ये कर लें तो अब नौकरी होगी तो फिर टेंशन यही पड़ी रहेगी कि अब अगली नौकरी, अब हम फाइनेंस मैनेजर बन गए, अब हमें सीनियर मैनेजर फाइनेंस वाली नौकरी ढूंढनी, वो बन जाएंगे। अब हमें डिप्टी जनरल मैनेजर फाइनेंस वाली नौकरी ढूंढनी है, अब हमें जनरल मैनेजर फाइनेंस वाली नौकरी ढूंढनी है, अब हमें सीएफओ बनना है। जब सीएफओ बनना है यार, कोई अपना ही काम कर लेते, क्या नौकरी में सारी उम्र पड़े रहे। तो बस ये जिंदगी ऐसी चलती रहनी। तो इसलिए मेरे ख्याल में ना बस ठीक है, शुक्र करें अल्लाह का, जिधर भी जा रहे हैं मेहनत करते रहे, आगे अल्लाह कहीं ना कहीं इंशाल्लाह पहुंचा ही देगा। ठीक हो गया सर? आधी गुजर गई आधी रह गई, क्यों अहमद भाई? ऐसे ही है ना, शादी हो गई ना अहमद भाई, फिर तो पूरी ही गुजर गई हमारी। जी हाँ, नहीं कोयले की कान में जो लेबर काम कर रही है ना उसकी बात नहीं हो रही, उसकी तो इनकम फ्रॉम सैलरी है ना, वो तो टैक्स देगा उसके ऊपर, उसकी बात नहीं हो रही। हाँ जो जो मालिक है, वो जो कारोबार कर रहा है वो। ठीक हो गया सर? वो सब अच्छा है। आगे चल, 1 मिनट साथ वाले से गुफ्तगू कर ले, वो कर ले यार, अहमद भाई से कर ले या तू उनसे कर ले यार। मैं अकेला तनहा बंदा, मैं फिर अपने आप से बातें कर लेता हूँ। जी सर, ऑल ओके? हो गई गुफ्तगू? यार मोबाइल वाले से गुफ्तगू हो गई। अच्छा जी, ये टैक्स क्रेडिट माफ होने के ना कुछ शराइत हैं और वो ये लिखी हुई हैं। फॉलोइंग आर द कंडीशंस। एनुअल रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फाइल्ड। सर साल की जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है ना, वो आपने फाइल की हो, ये पहली शर्त है। ठीक है, सालाना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल हुई हो। उसके बाद withholding tax statements for relevant tax year have been filed if person is withholding agent। वो कहता है कि भाई अच्छा ये withholding statement क्या होता है? सर मैंने आपको बताया कि कंपनी ने डिविडेंड पे करते हुए टैक्स काटना होता है, एम्प्लॉयर ने सैलरी पे करते हुए टैक्स काटना होता है, और भी ना बेशुमार चीज़ें हैं जिनमें हमने पे करते हुए टैक्स काटना होता है। एक सेक्शन 148 से लेके 156 तक और 233 से लेके 236 तक गालिबन लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है कितना किसने टैक्स काटना। अब एक
कंपनी है, जैसे ये कॉलेज है, कितनी पेमेंट्स करता होगा, सबका टैक्स काट रहा होगा। सर हुकूमत कहती है कि आपने टैक्स काट के जमा तो कराना ही कराना है, वो तो चले एक तरफ है, आपने हर क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च 3 माह, हर क्वार्टर की एक स्टेटमेंट बनानी है जिसमें आपने लिखना है कि भाई ये बंदा था, इसका एनटीएन या शनाख्ती कार्ड नंबर ये था, इसको ये अमाउंट पे की थी और इतना टैक्स काटा था। ये एक लिस्ट बना के भी जमा करानी हर क्वार्टर में। जनवरी फरवरी मार्च की एक हो जाएगी, अप्रैल मई जून की एक हो जाएगी, जुलाई अगस्त सितंबर की एक हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की एक हो जाएगी। तो सर उसको ये कह रहा है विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स, ये जो आपने लोगों का टैक्स काटा होता है ना और वो जमा कराते हैं हुकूमत को, उसकी एक समरी तैयार करनी है। तो आपने सर विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट वो जमा करानी है अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं। विद होल्डिंग एजेंट वो शख्स होता है जिसको हुकूमत ने कहा हो कि पेमेंट करते हुए टैक्स काटो। तो अगर आप विद होल्डिंग एजेंट है तो फिर आपने क्या करना है, आपने विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा करवानी है। जी बिल्कुल, बैंक अगर आपका सेविंग अकाउंट है और बैंक अगर आपको प्रॉफिट देता है तो बैंक उस पर टैक्स काटता है 20%। ये तो हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के आखिरी सफे पे पढ़ भी लिया था कि 20% बैंक टैक्स काटेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो आप एंट्री क्या करेंगे प्रॉफिट मिलने की, जहन्नुम डेबिट और जन्नत क्रेडिट। सब अच्छा है, अल्लाह माफ करने वाला है। आगे चलो, मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न्स फॉर द टैक्स पीरियड्स हैव बीन फाइल्ड। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब सेल टैक्स शुरू करेंगे, तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि वहां पे सेल टैक्स रिटर्न जो है ना वो हर साल फाइल नहीं होती, हर महीने फाइल होती है। इनकम टैक्स रिटर्न तो साल में एक दफा होती है ना, मैंने आपको बताया था, वो हर महीने होती है। तो सर जी ये 3 बातें आपने पूरी करनी है। एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, क्वार्टरली जो लोगों के टैक्स काटे होंगे उनकी डिटेल बनाकर वो हुकूमत को फाइल करनी है जिसको हम विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट कहते हैं। और तीसरा है जी आपने हर महीने की सेल टैक्स रिटर्न जो है वो क्या करनी है, वो 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 जमा करानी। ओके, सब अच्छा है, ऑल गुड ब्रो। ले सर जी ये जबरदस्त हो गया, ये जबरदस्त हो गया। ठीक है जी, ऑल गुड। चलें जी आगे चलते हैं। मजीद कुछ लोगों के टैक्स क्रेडिट्स। ओ तेरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग याद है आपको? वो याद है? वो याद है कि नहीं सर? याद है फैक्ट्री? याद है पाकिस्तान में बनी हो, 10 या 10 से ज्यादा लोग हो, इंसानों का बिजली का इस्तेमाल, याद है सर? ओके, उन लोगों की बात होने लगी है। अच्छा सर ये सेक्शन है तो आसान लेकिन थोड़ा ना गुडमुड है। यू नो व्हाट इज गुडमुड? क्या होता है गुडमुड? गड़बड़ है, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। अब देखते हैं, कोई नहीं हम कर लेंगे इंशाल्लाह। अ टैक्स क्रेडिट ऑफ 25% ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज अलाउड टू एलिजिबल पर्सन इन द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। दो फजूल बातें आ गई, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, एलिजिबल पर्सन। वो कहता है कि अगर एलिजिबल पर्सन एक अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उस पे 25% टैक्स क्रेडिट मिलेगा सिर्फ एक दफा, सिर्फ एक दफा इन द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिस साल इन्वेस्टमेंट की होगी एलिजिबल पर्सन ने, और अगर वो इन्वेस्टमेंट एलिजिबल इन्वेस्टमेंट हुई तो फिर 25% आपको क्या मिलेगा, टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक हो गया? ओके। इट विल बी अलाउड अगेंस्ट नॉर्मल टैक्स पेबल, ये एनटीआर वाले की बात कर रहा है। नॉर्मल टैक्स पेबल होता है एनटीआर, मिनिमम टैक्स एंड फाइनल टैक्स। मिनिमम आपको नहीं पता क्या है, फाइनल डिविडेंड वाला। ओके, तो सर जी मेरे ख्याल में यहां पर एक बात तो ये हो गई कि एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या होती है और एलिजिबल पर्सन क्या होता है, वो तो नीचे डेफिनेशन आ रही है, अभी देख लेते हैं। लेकिन सर खुशियों की बात है, खुशियों की बात है कि अनएडजस्टेड अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट में बी कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर। ये पहली दफा आया है। क्या मतलब है इसका, ये देखिए, पहले साल आपका टैक्स था 100, टैक्स क्रेडिट था 150। मैंने आपको कहा था कि एक्सेस टैक्स क्रेडिट
ना तो रिफंड होगा, ना कैरी फॉरवर्ड होगा, ना कैरी बैकवर्ड होगा, यही बताया था। लेकिन यहां पर वो कहता है कि अगर अगले साल तुम्हारा टैक्स फॉर एग्जाम्पल 30 रुपए बन गया है, तो ये जो 50 तुम्हारा बना था ना एक्सेस, इसको माइनस कर लो यहां से। ओ ब्रो सो ब्यूटीफुल, अगले साल 10 रुपए टैक्स बना तो 20 रह गया पीछे, माइनस कर लो, और अब 10 रह गया। अब ये नहीं जा सकता क्योंकि 2 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये पहली दफा हुआ है कि हमें टैक्स क्रेडिट में नजर आया है कि अगर कोई एक्सेस टैक्स क्रेडिट है वो क्या होगा, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वरना तो वो जाया ही हो रहा था। तो सर एलिजिबल पर्सन अगर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करेगा तो इन्वेस्टमेंट वाले साल में उसको इन्वेस्टेड अमाउंट का 25% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। यानी जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की होगी, अगर ₹1,00,000 की इन्वेस्टमेंट की है तो 25,000 रुपया उसे टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। और अगर वो सारा एडजस्ट नहीं हो पाया तो 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर ले। मैं कहता हूं सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट। मैं तो कहता हूं ये काम किया करें, आपके तरह सीए करने आ गए जी, क्या करेंगे सीए करके, वही 1.25 लाख की तनख्वाह लेके फिर वही गुलामी की जिंदगी। हम कोई गुलाम है? हाँ भी बोल, हम कोई गुलाम है? यस सर। अच्छा ये वो नहीं वो है, हम कोई गुलाम है? ये वो नहीं वो है, हम कोई गुलाम है? ये वो नहीं वो है, हाँ जी। अब ये वो नहीं वो है जी, हम कोई गुलाम है? ये वो नहीं वो है। ये आधे वो हैं और आधे वो हैं। ये जो वो वाले वो है ना, वो नहीं बैठे हुए इधर। 3 वो है ना, एक वो और एक वो और एक वो, समझ रहे हो ना? तो बस 3 वो हैं, मुझे 2 वो मिल गए हैं, तीसरे वो नहीं मिले। चले खैर, अल्लाह करे वो नहीं मिले वो बड़े जी। ओ तेरी खैर, आगे चलो आगे चलो। बड़ा यकम मई 8 दिन है अभी, अल्लाह खैर करे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह आसानियां करे सबके लिए, बस उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ठीक है जी, आइए ये देखते हैं। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट मींस एनी इन्वेस्टमेंट मेड इन द परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीनरी, न्यू बिल्डिंग्स, न्यू इक्विपमेंट, न्यू हार्डवेयर, न्यू सॉफ्टवेयर। ले सर समझ आ गई हमें। वो कहता है ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि आपने की मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वही सारी जो एक कारोबार शुरू करें तो ये खर्चात हो रहे होते हैं ना बंदे के। आपने इन तमाम चीजों की खरीदारी में कोई भी खर्चा किया, वो सारी की सारी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए की ये सब चीजें खरीद ली ना, तो सर 25% आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने पता नहीं गौर किया कि नहीं, सर न्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब है यूज्ड चीजें लेंगे ना तो टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चीजें शुड बी ब्रांड न्यू है। ब्लैक कलर की होंडा सिविक टर्बो है कि नहीं, ब्रांड न्यू, ठीक है। ये फेज 6 में फैक्ट्री ब्रांड न्यू, फेज 6 में कौन सी फैक्ट्री होती है, ठीक है। तो हर चीज ब्रांड न्यू होनी चाहिए, यूज नहीं होनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ कुछ चीजें उसने निकाल दी हैं, एक्सेप्ट सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर। अगर आपने खुद से कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बना लिया है वो शामिल नहीं होगा। बाजार से खरीद लिया वो ठीक है, खुद से खरीद लिया वो नहीं होगा। और ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यूज्ड कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, ये एसेट्स, बिल्डिंग्स हो गई, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गया, यूज नहीं लेनी सर, नहीं ब्रांड न्यू 0 मीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, आसान बात है। अब दूसरा मसला रह गया कि एलिजिबल पर्संस क्या होते हैं, वो बात आगे आ गई। अच्छा ये बड़े मजेदार लोग हैं, ये ना आप अभी मैं आपको आगे डिटेल जब पढ़ाऊंगा ना, आपको लगेगा फिर इनकार ही समझते हैं इस टैक्स क्रेडिट से हम, क्योंकि ये एलिजिबल पर्सन पता नहीं कहां से आएंगे, मुझे तो नहीं पता। आप देख लें, शायद आपको कोई ऑप्शन आपके ज़हन में हो। एलिजिबल पर्सन सर 2 तरह के हैं, एक उसने ए में बयान फरमाए हैं, एक उसने बी में बयान फरमाए हैं। 2 तरह के लोग हैं सर। पहले तरह के लोग कौन से हैं? वो कहते हैं कि ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ये कोई नया लफ्ज आ गया, इसकी डेफिनेशन वो देखें नीचे लिखी हुई है, इसको बाद में पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि होता क्या है।
वो कहता है कि अगर तो शख्स ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आपको पता है क्या होती है, बस ये ग्रीन फील्ड आपको बताना क्या है। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है और वो किसमें मुलविस है, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और मटेरियल्स और पुटिंग गुड्स और मटेरियल्स टू एनी प्रोसेस विद सब्सटेंशियली चेंजेस देयर ओरिजिनल कंडीशन, यानी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ये अल्फाज पहले भी एक जगह आए थे, आपको याद होगा। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या आप चीजों का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि उनकी असल हालत ही बदल जाती है, तो ठीक हो गया सर, जबरदस्त है। या वो फिर आप लोगों को बना रहे हैं, जहाज बना रहे हैं, ठीक होगी बात। तो सर ठीक है, ये भी हमें बात पहले पता है, ये हमने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में पढ़ ही लिया था। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या बहरी जहाज बना रहे हो, ठीक है जी, आसान बात है, ये एलिजिबल पर्सन हो गए, लेकिन होने ग्रीनफील्ड चाहिए। ग्रीनफील्ड अभी आपको नहीं पता क्या होता है। द क्रेडिट विल बी अलाउड ओनली इफ अंडरटेकिंग इज इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन 30 जून 19 एंड 30 जून 24, और तेरी खैर ये तो तारीख ही गुजर चुकी है। 30 जून 19 से लेके 30 जून 24 के दरमियान अगर कोई अंडरटेकिंग बनी है और वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या वो बहरी जहाज बना रही है और वो ग्रीन फील्ड है, उसे एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करने पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। बात समझ आ गई? तो अगर अंडरटेकिंग ग्रीनफील्ड है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, 30 जून 19 से लेकर 30 जून 24 के दरमियान बनी है, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करती है, तो फिर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट का 25% ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट में उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सर यहां तक बात। अच्छा सर, अगर तो ये तारीखें गुजर चुकी हैं, 19 भी गुजर गई है, 24 भी गुजर गई है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं फिर? ये हम क्यों पढ़ रहे हैं सर? वजह क्या है पढ़ने की? फिर ये तो टाइम ही गुजर गया, ये तो फिर खत्म हो गया ना सेक्शन इसकी। तो अब आज अगर मैं ये बना के ये काम करूं, मुझे तो टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो सर भाई ये लिखा क्यों है यहाँ पे? क्यों पढ़ रहा हूं मैं? क्यों पढ़ा रहा हूं आपको? क्यों कोर्स में है? क्यों लॉ में है? सबसे बड़ी बात क्या जहन में आती है बात? बोलो बोलो। जब तारीख ही गुजर गई, अब कोई बंदा बना ले ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, उसको टैक्स क्रेडिट मिलना ही नहीं है, तो मैं पढ़ क्यों रहा हूं फिर? क्या बात समझ आती है जहन में? आपकी बात दुरुस्त है, इसके दौरान सेटअप हुई हो, वर्किंग तो आज भी ये कर रही होगी, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? जब आज कोई बन ही नहीं सकती, किसी को टैक्स क्रेडिट मिल ही नहीं सकता, तो फायदा? वो तो गुजर गए ना, बस आप ले रहे हैं टैक्स क्रेडिट। उन्होंने भी देखें, ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट में मिलना है ना टैक्स क्रेडिट, हर साल थोड़ी मिलना है, तो फिर हम्म। दो बातें हैं, आपने भी शायद यही बात की है, हाँ सॉरी मैंने गलत समझ लिया। दो बातें होती हैं, एक ये है कि अगर इन्होंने आज कोई नई चीज खरीद ली, तो सर सेटअप की शर्त है ना कि भाई जी अंडरटेकिंग इनकॉर्पोरेट हुई हो, चीजें खरीदने की शर्त तो नहीं है, वो तो आज खरीद ले। तो मुझे ये सेक्शन पढ़ के लग रहा है कि बस अंडरटेकिंग 30 जून 19 से लेके 30 जून 24 के दरमियान एक दफा बन जाए सही, आप 2045 में चीजें खरीद लें, 2045 में एलिजिबल इन्वेस्टमेंट कर दें, आपको मिल जाएगा टैक्स क्रेडिट। शायद ये वजह है, और आपने भी शायद यही कहा था, माजरत मैंने गलत समझ लिया, तो आपने भी ठीक कहा, आपने भी ठीक कहा, यही वजह है कि सिर्फ इनकॉर्पोरेशन की शर्त है, इन्वेस्टमेंट करने की शर्त तो नहीं है, वो तो जब मर्जी करें। इसीलिए ये सेक्शन आज भी यहां पर मौजूद है। वो क्या था, आज भी मेरे ख्याल, क्या था? आज भी मेरे ख्यालों की खलिश जिंदा है। आगे चलें, आगे चलें। ये होता है अपने स्कूल का फायदा कि लोगों को अच्छी अच्छी बातें याद होती हैं, परायों के स्कूल में जाके ना हम भूल जाते हैं कि हमें क्या पढ़ाया गया था। क्यों सर, आप भी कोई घर वालों के स्कूल में पढ़े हैं क्या? पराये स्कूल में नर्सरी के जी पढ़ी थी, प्ले ग्रुप भी गए थे? हाँ, हमारे दौर में कौन सा प्ले ग्रुप होता था? होता था, ये कब आया? ये तो अब आया प्ले ग्रुप, मेरे दौर में तो नहीं होता था। अब कहते हैं जी प्ले ग्रुप होता है 2 घंटे के लिए स्कूल जाना, बच्चे को जरा ट्रेन करना होता है कि घर वालों के बगैर रहते कैसे। मेरी दफा तो उठा के फेंक देते थे स्कूल में, जाता है कि नहीं, तेरी ऐसी की तैसी। अच्छा, नर्सरी भी खत्म हो गई है? नहीं, मेरे बच्चे तो प्ले ग्रुप नर्सरी केजी गए हैं। अच्छा, प्ले ग्रुप का नाम चेंज करके क्या कर दिया?
मॉन्टेसरी। अजीब ड्रामेबाजी। हमारा टाइम अच्छे थे ना, ऐसे पकड़ते थे बच्चे को और ऐसे फेंक देते थे क्लास में, टीचर के हवाले, रोता है रोए, मरता है मरे, घर वापस, खुद ही हम सेट हो जाते थे। क्यों सर? ये हम मिलियनियर जो थे ना, ये बड़े अच्छे लोग थे। ये जेनजी जो है ना, ये आई एम सॉरी आप सारी जेनजी हैं, लेकिन मिलियनियर्स की क्या ही बात थी, मिलियनियर ही कहते हैं ना, हाँ मिलेनियल्स कहते हैं, मिलेनियर मिलेनियर मिलेनियर। ओके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। And is not formed by splitting up or reconstitution of undertaking already in existence। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। 30 जून 19 से लेके 30 जून 24 के दरमियान जिस अंडरटेकिंग ने इनकॉर्पोरेट होना था उसको ये बेनिफिट मिलना था। मैं मिसाल लेता हूं नेस्ले की। नेस्ले तो पता नहीं 1947 की इनकॉर्पोरेटेड है, मिसाल ले रहा हूं। इनको जब पता लगा ना कि भाई 30 जून 19 से 24 के दरमियान जो अंडरटेकिंग इनकॉर्पोरेट होगी ना उसको ये बेनिफिट मिलेगा, उन्होंने कहा यार फैक्ट्री भी बनी है, सब कुछ है, एक काम करते हैं हम ना किताबों के अंदर नेस्ले को खत्म कर देते हैं और 5 नई कंपनीज रजिस्टर कराते हैं। नेस्ले डेरीज, नेस्ले चॉकलेट्स, नेस्ले जूसेस, नेस्ले वाटर, और इस तरह करके 5 नई बना लेते हैं। सर किताबों में इनकॉर्पोरेट हो गई 30 जून 19 से 30 जून 24 के दरमियान। उसके बाद इन्होंने ना नई फैक्ट्री भी लगा ली और कहा सर देखें हम तो अंडरटेकिंग है सर, देखिए हम तो 19 से 24 के दरमियान बने हैं सर, देखिए सर हमने तो ब्रांड न्यू बिल्डिंग भी खरीद लिया, तो सर हमें तो टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन सर क्या ये कोई नई कंपनी थी या ये पुरानी नहीं अपने आप को गुडमुड किया हुआ है? पुरानी नहीं, धोखा देकर ये काम किया है। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि कंपनी जो अंडरटेकिंग है ना वो स्प्लिटिंग अप, पुरानी कंपनी को तोड़ के ना बनी हो या ऑलरेडी मौजूद अंडरटेकिंग्स को मिलाकर ना बनी हो, ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू जीरो मीटर बनी हो, यानी इसका ताल्लुक पिछली कंपनी से साथ ना हो। लोग करते हैं ऐसी हरकतें, वो कहते हैं यार सब कुछ रेडी तो पड़ा हुआ है, बस तोड़ मड़ोड़ के ना हम कर लेते हैं, किताबों के अंदर कागजी कार्रवाई कर लेते हैं, इसकी इजाजत नहीं है। वाकई में ब्रांड न्यू होनी चाहिए सारी चीजें, नई फैक्ट्री, नया नाम, सब कुछ नया। ओके बात समझ आ गई? तो सर आज मुझे यह बात पता लग गई कि अंडरटेकिंग 19 से 24 के दरमियान बनी हो, ग्रीन फील्ड हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट कर रही हो, तो इन्वेस्टमेंट वाले साल में 25% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, और अगर वो एडजस्ट ना हो सका तो 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा। मैंने आपको पूरा खुलासा बता दिया। सर यहां तक कोई सवाल है तो बताइए, वरना हम दूसरे एलिजिबल पर्सन की तरफ चलते हैं। वो हो सकता है, वो हो सकता है, हाँ वो हो सकता है। बल्कि अगर एक नेस्ले अगर चल रही है ना, उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट टोटली, उन्होंने कहा चलो आज के बाद हम कपड़े भी बनाएंगे, नेस्ले कपड़े बनाएगा, तो उन्होंने नेस्ले अपैरल बना ली, शरायत पूरी कर ली, उसको मिल जाएगा, क्योंकि उसका ताल्लुक पिछले वालों के साथ नहीं है। हुकूमत का मकसद असल में यह है कि लोग मैन्युफैक्चर, मसला बताऊं क्या है, पाकिस्तान है इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, यहां पर ट्रेडिंग का रवाज बहुत ज्यादा है, बाहर से मंगाओ बेच दो, बाहर से मंगाओ बेच दो, बाहर से मंगाओ, खुद चीजें बनाने का रवाज नहीं है यहां पे। तो लोग ना घबराते हैं, कौन फैक्ट्री लगाए, कौन मैन्युफैक्चरिंग करे, कौन झमेलों में पड़े, खरीद के बेचो। उसको डिस्करेज किया गया है कि भाई आप पाकिस्तान में चीजें बनाएं, हम आपको बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है, ये चक्कर है। ताकि बाहर से चीजें जब आती है ना तो हुकूमत को डॉलर पे करने पड़ते हैं, वो बड़ा मसला है। डॉलर किधर से आए? वो ठीक है आप लोगों के घरों में 4-5 करोड़ डॉलर पड़ा होगा, अमीर लोग हैं, हुकूमत के पास नहीं है, ठीक है सर? ओके सर, ये डॉलर बनाने वाली मशीन हाथ लग जाए ना, इससे बना ही सकते हैं, इसमें क्या है, रुपए बनाने वाली मशीन भी तो है ना हमारे पास, तो डॉलर वाली भी ले लेते हैं। क्या ख्याल है? एक प्रिंटर लेते हैं। तुम मनी हाइस्ट वाली बातें ना किया कर मेरे साथ। आगे चलते हैं। दूसरा एलिजिबल पर्सन, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेट अप बाय द 30 डे ऑफ जून 23। सेटअप बाय का मतलब होता है 30 जून 23 से पहले पहले। तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि 30 जून 2023 से पहले पहले बनी हो, एंड एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड आइटम्स विद डेडिकेटेड यूज, नो मल्टीपल यूज, फॉर जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी from sources like solar and wind for a period of 5 years beginning from the date such industrial undertaking is set up। लो जी मेरी तरफ से इनकार ही है। ये देखें दूसरा एलिजिबल पर्सन कौन है, वो कहता है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो
30 जून 2023 से पहले पहले बनी हो, ठीक है, ये डेडलाइन आखिरी है। और काम क्या कर रही हो, ये प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट बना रही हो या ऐसी चीजें बना रही हो जिनका सिर्फ डेडिकेटेड इस्तेमाल होता है। और डेडिकेटेड इस्तेमाल में भी वो ये नहीं कह रहा कि हर चीज, वो एक ही चीज को लेकर आ रहा है, वो कहता है जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सर रिन्यूएबल एनर्जी होती है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी बनाना। हम लोग सोलर आजकल बड़ा कॉमन है, सोलर लगाते हैं, सूरज की एनर्जी को बिजली में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही है, सूरज की एनर्जी को बिल्डिंग में बिजली में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह का भी काम आप कर रहे हैं, यानी आपने सोलर पैनल बनाने, सोलर की प्लेट्स बनानी है। या पाकिस्तान में तो रवाज नहीं है, बाहर के मुल्कों में जाए ना तो वो बड़ी खूबसूरत सी विंडमिल्स लगी होती हैं। मैं एक दफा ट्रेवल कर रहा था बाहर के मुल्क में, मेलबर्न से सिडनी बाय रोड, मैंने कहा इस दफा बाय रोड चलते हैं। वो कोई लाहौर से कराची का है, अच्छा है उजाड़, चक्कर ही कोई नहीं, बीच में हर 300 साढ़े 300 किलोमीटर के बाद ना बस एक उन्होंने वो पेट्रोल पंप और थोड़ा बहुत खाने पीने का दिया होता है, वरना वो जंगल ही जंगल है, आपको कुछ पता नहीं होता। रास्ते में कैंगरू तो अन्नेवा आ जाते हैं, अन्नेवा कैंगरू आते हैं वहां पे ना, बिल्कुल बीच में सेंटर में, मेलबर्न और सिडनी के बिल्कुल बीच में उन्होंने ना ऊंची ऊंची विंडमिल लगाई हुई है। वो आपको दूर से नजर आती है कि यार ये क्या वाइट 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 ऐसा लाइन लगी है, बड़ी ड्रॉइंग लगती है। वो जब आप करीब जाते हैं, वो इतने ऊंचे ऊंचे पंखे उन्होंने लगाए हुए हैं और वो ऐसे घूम रहे होते हैं, और वो बड़ा खौफ ज़्यादा भी हो रहा होता है कि कल ही बीच में लगे हुए, लेकिन उससे बिजली बन रही होती है। उस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में रवाज नहीं है, बाहर है ये। तो आप वो भी कर सकते हैं, हवा से बिजली बना लें या आप सूरज की रोशनी। इस तरह की अगर आप इक्विपमेंट बना रहे हैं, प्लांट बना रहे हैं, मशीनरी बना रहे हैं, तो फिर आपको ये चीजें बनाने के लिए आपने जो सेटअप लगाया होगा, आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा उस सेटअप की अमाउंट का 25%, 5 साल तक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years बिगिनिंग फ्रॉम द डेट सच इंडस्ट्रियल सेटअप। ऊपर ग्रीन फील्ड में सिर्फ ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट में मिलेगा, इसमें 5 साल तक मिलता रहेगा। बात समझ आ गई? तो उसमें आपको मिलेगा, क्या मतलब है, सिर्फ ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट में बी वाले बंदे को 5 साल तक मिलता रहेगा। तो सही है जालिमो, सब अच्छा है, ठीक है ना? नहीं मैं गलत पढ़ा रहा हूं? ग्रीन फील्ड स्प्लिटिंग अप ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कॉलेज हुकूमत ये कहे कि आज के बाद जो बंदा नया कॉलेज बनाएगा ना उसको 25% डिस्काउंट, क्रिसेंट वालों ने कहा यार इसी को खत्म करते हैं और एक नए नाम से कॉलेज बना लेते हैं। इससे मना कर रहा है, वो कह रहा है ये एग्जिस्टिंग को तोड़ के नया ना मत बनाओ, नए सिरे से नया बनाओ। ये असल में कहना चाह रहा है वो। स्प्लिटिंग अप का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग कंपनी को तोड़ के नई कंपनी नहीं बनानी आपने, हमें नए सिरे से सब कुछ नया चाहिए। ये मतलब है इसका कि ये तो फिर एग्जिस्टिंग ही लोग हैं ना, बस ये किताबों के अंदर कंपनी को खत्म कर रहे हैं और वही लोग हैं, वही सेटअप है, कोई नई नौकरी तो नहीं ना बनी, वही पुराने लोग ही चल रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि एक नई फैक्ट्री लगे, नए लोगों को नौकरी मिले, नई चीजें बने, मुल्क का जीडीपी में इजाफा हो। ये क्या बात हुई, आप बस हमें धोखा दे रहे हैं कि किताबों के अंदर पुरानी खत्म करके नई बना रहे हैं। आपकी बिल्डिंग भी वही, आपकी फैक्ट्री भी वही, आपके लोग भी वही, आपकी तनख्वाहें भी वही, सब कुछ तो वही चल रहा है, वो किताबों में आपने हरकत कर दी है। ये नहीं चाहिए हमें, हमें एक नया सेटअप चाहिए ताकि लोगों को रोजगार भी मिले, चीजें भी नई तरह की बने। ये कहना चाह रहा है। हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन लोग भी नए हों, सब कुछ फिर नया होना चाहिए। फैक्ट्री भी नई हो, लोग भी नए हो, प्लांट भी नया हो, टोटली नया हो सब कुछ, फिर बात समझ आती है, फिर आप इसमें फॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एग्जिस्टिंग ही करना है फिर तो कोई फायदा नहीं है। ये वाला भी नया बंदे से मुराद नहीं, उसके बाद कोई नहीं, 30 जून 23 के बाद कोई नहीं। आज कोई बना ले, फारग हैं आप, ठीक है, आज बना ले, फारग हैं आप। और ये भी इसलिए लिखा हुआ है कि 23 को अभी 5 साल पूरे नहीं हुए। अगर कोई अंडरटेकिंग 30 जून 23 को भी बनी होगी तो 5 साल उसको 23 में मिला होगा क्रेडिट, 24, 25, 26, 27,
30 जून 27 तक उसे टैक्स क्रेडिट मिलता रहेगा, शायद 28 वाले टैक्स ईयर में ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर तो फायदा ही कोई नहीं है। अच्छा जी, वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। ये ग्रीनफील्ड क्या होती है, ग्रीनफील्ड अंडरटेकिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है। और मेरे हिसाब से ना इनकार ही समझे, या आप खुद कहेंगे आप सर ये क्या बात हुई, ये कहां से मिलेगी हमें। ग्रीनफील्ड होती है अ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ब्रांड न्यू, विच इज ऐसी जमीन पे बनी हो दैट इज नॉट प्रीवियसली यूज्ड फॉर एनी कमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ऐसी जमीन और आसमान इनके, सॉरी मैं कहीं और चला गया था, ऐसी जमीन जिसके ऊपर ना तो कोई कमर्शियल एक्टिविटी, कोई दुकान, कोई कारोबार, या उसके ऊपर कोई भी इंडस्ट्रियल, कोई फैक्ट्री, और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब भी फैक्ट्री होता है, कोई काम ना हो, साफ हो, शफाफ हो, कोलेस्ट्रॉल से पाक हो, एंड इज फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय एनी प्रायर वर्क, और उसके ऊपर पहले कोई काम ना हो, यानी जमीन खुली पड़ी हो, जैसे अल्लाह ने बनाई है वैसे ही पड़ी हो। ये पहली शर्त है ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की। ये नहीं है कि जी ये कॉलेज की बिल्डिंग गिरा के तो नया, ना सर ना, ये पहले यूज हो चुकी है कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। मेरे ख्याल में ऐसी जमीन हो जो अल्लाह ने जिस हालत में बनाई ना आज तक वैसे ही पड़ी हो, तो लब्बे पूरे पाकिस्तान में ऐसी जमीन। आगे चलते हैं, फिर और क्या शर्त है, बिल्ट विदाउट डिमोलिशिंग, इसके ऊपर जो भी आप बिल्डिंग बनाएंगे ना, किसी चीज को गिरा के नहीं बनाना। रिवैम्पिंग, रिवैम्पिंग होता है ठीक ठाक करना, रेनोवेशन का दूसरा नाम है रिवैम्पिंग, और आगे उसने देखें रेनोवेटिंग भी यूज कर दिया। अपग्रेड होता है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को ही बेहतर कर देना, मजीद मंजिल डाल देना, मजीद कमरे डाल देना। रीमॉडलिंग होता है नक्शा नुक्शा चेंज करना, दीवारें तोड़ के ये कर दिया वो कर दिया। और मॉडिफाइंग एनी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और प्लांट, वो कहता है किसी चीज को आपने, सर आप खुद सोचें, जब एक जमीन है जिसके ऊपर कभी बना ही कुछ नहीं है, तो ये पॉइंट तो वैसे ही रेलेवेंट हो गया। जब उसके ऊपर बना ही कुछ नहीं है तो फिर तो आपने नए सिरे से करना ना सारा कुछ। नॉट फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग अप और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन अंडरटेकिंग ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। ये बात हमने ऊपर पढ़ ली कि जो बंदा ये काम कर रहा हो ना, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू काम कर रहा हो, एग्जिस्टिंग कंपनी को तोड़ के मरोड़ के नहीं करना। अब आ जाए पॉइंट 4 में, अब मेरी तरफ से इनकार ही है। यूजिंग एनी प्रोसेस और टेक्नोलॉजी, और जब आप ऐसी जमीन के ऊपर फैक्ट्री लगाएंगे ना, इसके अंदर ऐसा प्रोसेस या ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो दैट हैज नॉट अर्लियर बीन यूज्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में नहीं हो। पानी से बनने वाली गाड़ी, ये टेक्नोलॉजी, चलने वाली गाड़ी, सॉरी, ऐसा फॉर्मूला बना रहे हैं जिसको कलाई पे बांधो तो इंसान गायब हो जाता है, ऐसा कोई काम कर रहे हैं आप, तो सर फिर लबे कोई ऐसी चीज जो पाकिस्तान में कभी ना हुई हो, ढूंढते रहे, मिलती है तो मुझे भी बताएं, ठीक है। अच्छा, बात यहां पे खत्म नहीं हो रही, सिर्फ ये नहीं करना, आपने इस प्रोसेस को इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से प्रूव भी कराना है कि सर देखें मैं ये काम करने लगा हूं और ये जो है ना, ये पाकिस्तान में कभी हुआ नहीं है। ये देखें मैं पहली दफा कर रहा हूं, ये देखें आप कलाई पे बांधेंगे ना, कलाई पे बांधेंगे आप गायब हो जाएंगे, फिर आप बटन दबाएंगे फिर आप आ जाएंगे, और ऐसे में आपको सिर्फ लाल रोशनी में देखा जा सकता। ब्रो किधर जा रहे हो, ठीक है। ओ यार इनको क्या पता है, हम पुराने लोग हैं, आपको तो नहीं पता इन बातों का, क्या पता है, वाकई में नहीं पता, नहीं पता ये क्या सीन है, लाल रोशनी में देखना। यार अहमद भाई ये कौन है यार, ये यार हद हो गई। अच्छा छोड़ें, दफा करें। अच्छा सिर्फ आपने यहां तक नहीं, कमिश्नर से भी अप्रूव कराना, इनकार ही है। पहले टेक्नोलॉजी ढूंढो जो पाकिस्तान में है नहीं, वो मिल जाए तो फिर ईडीबी से अप्रूव कराओ, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से, उनसे कराने के बाद फिर कमिश्नर से भी अप्रूव कराओ, करा लें सर फिर। दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल फ्रॉम जुलाई 1 2019 एंड ऑनवर्ड्स, ये 1 जुलाई 19 से बाद के लोगों के लिए है, तो बस ठीक है, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट था भी नहीं। तो सर ये है जी टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। इसमें अगर आपका कोई सवाल है तो बताइए। ये एक छोटी सी समरी जो है ना, ये टेबल की यहां पर बना दी गई है, और ये छोटी सी एग्जांपल ना नीचे बना दी गई है, ये आसान है, ये आप कर लेंगे। तो ये टेबल को एक नजर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये बल्कि देखें उसने लिखा हुआ है, हमने बात की थी ना एनी टाइम, ये ग्रीन फील्ड की अगर बात करें तो किसी भी टाइम मिल जाए, और इनके लिए 5 साल है, इनके लिए 5 साल का टाइम है। ये एक ही बात हो रही है, ये ए है, सॉरी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये बी के लिए बात हो रही है, ये था ना। और ये एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा,
एग्जाम्पल के अंदर एक छोटा सा टैक्स क्रेडिट जो है ना वो कैलकुलेट करने का बताया गया। सर कोई सवाल? सर बस अब ये चैप्टर इंशाल्लाह ना कल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक ये छोटा सा 64D है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट का एक न्यूमेरिकल आपको कराना है, न्यूमेरिकल के साथ ही रीडिंग हो जाएगी, और उसके बाद ही आखिर में विमेन एंटरप्राइज है, फिर ये चैप्टर भी खत्म है। बस ये चैप्टर छोटा सा ही है। मंडे से इंशाल्लाह ना हम सैलरी शुरू करेंगे, ठीक है, मंडे से इंशाल्लाह हम सैलरी शुरू करेंगे। और कल अहमद भाई कोई टाइम अवेलेबल है? चले मैं आपसे कर लेता हूँ, कल रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा करानी है, ठीक है, चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज।